So students, now let us see about the valence bond theory, which is known as VBT, and it was given by Pauling in 1930. ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं हम वो देखते हैं. सी, फर्स्ट पोस्टुलेट जो है इस थ्योरी का वो है कि मेटल जो होता है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे लिगेंड्स मेटल के पास, उतने ही लिगेंड्स उससे बॉन्ड बनाएंगे, अटैच्ड होंगे. ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के पास, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस मेटल को, मेटल क्या करता है, हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है. मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन दी बॉन्डिंग. ठीक है, बॉन्ड बनाने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, और उसके बाद वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो बच्चों ये पॉइंट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के. तो चलो हम एक एक पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, metal provide, I'm writing in very simple words, metal provide empty orbital to ligand. metal जो है वो empty orbital provide करता है ligand को. ठीक है, now जो coordination number होता है वो शो करता है, coordination number क्या शो करता है, वो शो करता है the number of empty orbitals which are present in metal. ठीक है, तो मेटल के पास जितने एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होंगे. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है, वो ये बताता है कि कितने एम्प्टी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल के पास. नाउ थर्ड पॉइंट इज, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, सो दीज एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज before participation or before participating in bonding. ठीक है, बॉन्ड बनाने से पहले ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है बच्चों कि जो नेचर है हाइब्रिडाइजेशन का वो डिपेंड करता है मेटल पे और लिगेंड पे जो उसकी तरफ अप्रोच हो रहा है. सो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन लिगेंड एंड मेटल. ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो लिगेंड पे और मेटल की नेचर पे डिपेंड करता है. तो बच्चों ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर तो यही है कि मेटल है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं एम्प्टी, वो पहले हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, उसके बाद में लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये शो करता है कि मेटल के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है. ठीक है, तो ये तो हो गया है हमारे पास में सिंपल इसकी थ्योरी. अब बच्चों हम इसको यूज़ करते हैं और फिर फर्दर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन डिपेंड करता है लिगेंड और मेटल के ऊपर. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर सॉल्विंग एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. देखिए, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल की, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा. अगर सेंट्रल मेटल आयन, मतलब हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब सेंट्रल मेटल आयन में अगर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो 3D का है, ठीक है, 3D सीरीज का है. ठीक है, तो उस केस में अगर लिगेंड्स हमारे पास में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या वाटर है, मतलब हम बात कर रहे हैं वीक लिगेंड्स की. अगर हमारे पास में लिगेंड्स वीक है
तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई लिगेंड्स हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3D का मेटल नहीं है, मेटल अगर हमारे पास में 4D या 5D का है, तो बच्चों उसमें लिगेंड से मतलब ही नहीं है। अगर 4D या 5D मेटल आपको दिख रहा है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी करना है, आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस वैसे भी करने हैं, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 3D है तो हमें अगर वीक लिगेंड्स हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और उसके अलावा कोई दूसरे लिगेंड से, इनको छोड़ के कोई और लिगेंड से तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और अगर 4D या 5D है तो लिगेंड्स को हमको देखना ही नहीं है, सीधा ही हमने देख लिया कि मेटल 4D या 5D का है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और है, हम लिगेंड की बात करते हैं। मैंने कहा था नेचर पे डिपेंड करता है मेटल और लिगेंड के। तो अगर लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। और अगर लिगेंड हमारे पास में वीक फील्ड है, ठीक है, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर वीक है तो नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि वीक और स्ट्रॉन्ग है क्या, ठीक है। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स। देखिए बच्चों, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में PtCl4 और इस पे जो चार्ज है वो है -2 का, ठीक है। अगर हम Pt की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5D 8 and 6s2, ठीक है, यही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस Pt का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट, Pt को हम कंसीडर करते हैं X प्लस हमारे पास में 4Cl है, हर Cl पे -1 चार्ज है, और इक्वल्स टू करेंगे आप -2, ठीक है। जो भी पावर होता है ना बच्चों, जो भी चार्ज होता है वो इक्वल्स टू की आपको अपोजिट साइड लिखना होता है, तो -2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी +2, मतलब Pt पे क्या चार्ज है, +2 का। तो आप लिख दीजिए Pt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा +2 मतलब आपको बाहर के शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, 5D8 6s0। तो बच्चों जब भी कॉन्फ़िगरेशन आप सेंट्रल मेटल का निकालेंगे उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर से निकालेंगे। व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद में फिर आपको फिर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो मैंने आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास में 5D, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5D के बाद में 6s और यहाँ पे आ जाएगा 6p। तो 5D बना दीजिए ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, s के लिए 1 और p के लिए 3, ठीक है। 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 के अंदर हमने देखा है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद में आएगा 6 7 8, तो हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या देखना है, जब आपने फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट लिख दी उसके बाद में उसके हिसाब से वापस इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेट कर दिया, ठीक है, जितने रिमूव करने थे हमने रिमूव कर दिए। उसके बाद आपने उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। तो देखो बच्चों अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको वापस से क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में आपने क्या देखा है, लिगेंड को हम बाद में देंगे, पहले ही मेटल देख लो। मेटल हमारे कौन सी सीरीज का देख लीजिए आप, 5D का है। मैंने कहा था जब 5D हो तो लिगेंड को हमने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा रीअरेंजमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि प्लेटिनम है 5D का मेटल है, तो इसमें क्या होगा रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग में चला जाएगा, हमें मैक्सिमम पेयरिंग करनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, और ये यहाँ अंदर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पे हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में ये हो गया 6s का, ये हो गया हमारे पास में 6p का, ठीक है। अब देखिए कितने लिगेंड्स आ रहे हैं हमारे पास में टोटल आ रहे हैं 4 लिगेंड्स। तो आप ले लीजिए 1, एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए हमें लिगेंड्स के लिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो जाएगा DsP2। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा DsP2। कौन सा ऑर्बिटल बना यूज हुआ है, हमारा अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कभी भी हमको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या है, ये है डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या है डायामैग्नेटिक, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है DsP2। और जब भी DsP2 होता है, ठीक है, DsP2 में हम बोलते हैं ये है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। DsP2 में स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल ही लेते हैं फिर से। अब यहाँ पे है अपने पास, मान लीजिए क्रोमियम NH3 6 कोऑर्डिनेट पेयर दैट इज ब्रैकेट क्लोज 3+, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेंट्रल मेटल का, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है D3D5 4s1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। इस क्रोमियम को तो कंसीडर करेंगे X, ठीक है, प्लस कितने लिगेंड्स हैं 6, तो लिख दीजिए 6। हर लिगेंड पे चार्ज क्या है 0, ठीक है। उसके बाद में आप वापस से यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना चार्ज है +3, तो लिख दीजिए +3। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा +3 के बराबर। तो इसका मतलब इस क्रोमियम पे चार्ज क्या है, क्रोमियम पे चार्ज है 3+, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल से रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन तो S से रिमूव करूँगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस D5 में से। तो हमें क्या मिलेगा 3D3 4s0, ठीक है। जब हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग कर दी, अब जाके हम ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम के लिए होगा 3D 4s4p। तो देखिए 3D में होंगे 5 ऑर्बिटल्स, तो हम ड्रॉ कर देते हैं 5 ऑर्बिटल्स। S के अंदर होगा 1 ऑर्बिटल और P के अंदर होंगे 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो हम कर दे 1 2 एंड दिस वन इज दी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्रोमियम जो है वो 3D सीरीज का है, तो कोई भी रीअरेंजमेंट क्रोमियम की वजह से तो नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये जो मेटल है वो अगर 4D या 5D सीरीज का होता तो रीअरेंजमेंट होता, बट यहाँ पे ये 3D का है तो रीअरेंजमेंट नहीं होना है, ठीक है। तो चलो सेकंड फिर हम लिगेंड को देख लेते हैं। लिगेंड भी कैसा है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड, तो इसकी वजह से भी अरेंजमेंट नहीं होना। तो दोनों की वजह से अरेंजमेंट नहीं होना, तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। हमें कितने लिगेंड्स चाहिए, सॉरी हमारे पास कितने लिगेंड्स है 6 लिगेंड्स के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बच्चों ये सारे D2S और P3 ये आपस में क्या हो जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड, और ये बनाएंगे D2S P3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। अब जब ये हाइब्रिडाइज हो चुके हैं तब जाके इसके अंदर जो 6 अमोनिया है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए हर एक अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक अमोनिया यहाँ देगा, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो 6 अमोनिया है टोटल हमारे पास, तो 6 के 6 अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में, इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमियम जो है इन लिगेंड्स के साथ में मिलके
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो वो है D2sp3। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री की बात करें, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री हमारे पास में क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डी कौन सा यूज हुआ है, अंदर का डी यूज हुआ है, इनर डी। तो इसको हम बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। जब भी अंदर वाला डी यूज होता है तो हम उसको बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स। अगर डी बाहर होता है तो उसको हम बोलते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। उसके भी एग्जाम्पल लेंगे हम अभी। तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें मेटल जो था वो मेटल की वजह से रीअरेंजमेंट हो रहा था। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें ना तो मेटल की वजह से हो रहा है ना ही लीगेंड की वजह से, क्योंकि लीगेंड कैसा है, वीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, फिर क्या होता है और कैसे रीअरेंजमेंट होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए Fe है, उसकी वो सराउंडेड है Cn6 के साथ में, और इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो है 4-। ठीक है, तो सबसे पहले हम Fe का क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास Ar, दैट इज नोबल गैस, एंड 3d6,4s2। अब हम इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ताकि हम वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। तो देखिए बच्चों, आयरन को आप कंसीडर करेंगे X, Cn कितने हैं 6, तो कर दीजिए +6, और हर Cn पे कितना चार्ज है -1, तो यहाँ जाएगा -1 इक्वल्स टू चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स के बाद 4 माइनस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू देगी +2 के बराबर। मतलब Fe पे कितना चार्ज है, Fe पे 2+ चार्ज है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हम आउटरमोस्ट शेल से निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन 3d6,4s0। ठीक है, तो अब हम इसका ऑर्बिटल बना देते हैं डायग्राम। तो देख लीजिए 3d6,4s और यहाँ पे आ जाएगा 4p। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल 5 बनाने हैं हमें। तो हम बना दिए 5, यहाँ बनाएंगे 1 और यहाँ पे हम बनाएंगे 3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है डी के अंदर आफ्टर 2 ऑक्सीजन स्टेट 6, तो बना दीजिए 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। बच्चों कभी भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पहले हाफ फिल करना है उसके बाद फुल फिल करना है। हमने ये रूल्स ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अब देखो अगर हम मेटल को देखते हैं तो मेटल हमारे पास 3D सीरीज का, तो इसकी वजह से रीअरेंजमेंट तो नहीं होना है। ठीक है, लिगेंड देखें, लिगेंड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बच्चों अगर आपको सीरीज याद नहीं है, सपोज अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि CN NO NCO ये तीनों लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तीनों लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी 3 लिगेंड्स दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयरिंग में जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर दीजिए सपोज इसके साथ पेयर एंड इसको कर दीजिए इसके साथ पेयर। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में वापस से हम यही ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें ऑलरेडी थे ही। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके साथ पेयर अप कर लेते हैं तो हमारे पास में अब आ गया इस तरीके से अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो कितने पास हमारे पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6। कितने लिगेंड्स हैं, 6। तो 6 लिगेंड्स, हमें 6 ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमारे पास है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, D का 2 S और P के 3। तो टोटल मिला के कौन से हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे, ये बनाएंगे D2sp3। ठीक है, तो ये बन गया हाइब्रिड स्टेट। अब क्या करेंगे, ये जो लिगेंड्स हैं CN ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे
इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, जो Cn माइनस है अपने इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चों, क्योंकि D2sp3 है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 6 लिगेंड्स हैं, तो ये कौन सी ज्योमेट्री बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें इनर डी यूज हुआ है, देखो वापस इनर डी यूज हुआ है, तो ये अगेन कौन सा एग्जाम्पल है, इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब बच्चों अगर हम डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक की बात करें, पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें हमने लिखा नहीं था, बट आपको याद होगा उसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर आपके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल में तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक था। और यहाँ पे आप देखिए हर एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, देखो 1 2 1 2 1 2, इट मीन्स कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक नेचर का है, ये जो है ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको ये आता है पूरा आपके पास क्वेश्चन, तो आपको उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये बताना है, और इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, डाया है या पैरा है। अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो पैरा होगा, और अगर सारे पेयर्ड हैं तो इसको हम बोलेंगे डाया मैग्नेटिक। तो चलो बच्चों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास में जिंक अटैच्ड है NH3 और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर है +2 चार्ज। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों। देखो अभी तक हम 6 लिगेंड्स की बात कर रहे थे, अब हमारे पास कितने लिगेंड्स है, 4। ठीक है, चलो प्रोसीजर तो सेम ही है। जिंक की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो ये होता है आर्गन 3D10 4s2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालते हैं। जिंक को हमने x मान लिया, प्लस कितने लिगेंड्स हैं, 4, हर लिगेंड पे कितना चार्ज है, -1। अब कुछ भी नहीं बच रहा है, सीधा हम कर लेते हैं इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के उधर चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो इक्वल्स टू की ऑपोजिट साइड पे चल जाता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी +2 के बराबर। तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक पे चार्ज जाएगा +2 मतलब आप बाहर की शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 3D10 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए तो 4s0। ठीक है, अब वापिस से डायग्राम बना लीजिए, 3D का, 4s का एंड 4p का। D में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5, तो हमने ड्रॉ कर दिए 5। S में कितने होंगे, 1, P में कितने होंगे, 3। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। D10 डन हो चुका है। ठीक है, अब S से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके थे। अब देखिए आप यहाँ पे कितने ऑर्बिटल वैकेंट है, S का 1, P का 3, तो ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, sp3। तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गई हमारे पास में, sp3। अब देखिए जब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे उसके बाद में जो ये लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन्स इनमें डोनेट करेंगे। तो देख लीजिए हर एक एमीन ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इनमें डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट कर दिया, तो अब हमको समझ में आ गया है कि कौन सी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, ये sp3। और आपको पता है sp3 का ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। जैसे CH4 में देखते हैं उसी तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। बच्चों वो सारे के सारे पेयर्ड है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया डायामैग्नेटिक, है ना। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं।
सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज निकल, उस वो अटैच्ड है 4Cn के साथ में और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2 का। तो फिर से हम निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी Ar आर्गन 3d8 4s2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें, है ना। तो देख लीजिए निकल को हमने कंसीडर कर लिया है x, कितने Cn है 4, हर Cn पे चार्ज -1 इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देख लीजिए x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी +2। तो उसका मतलब निकल पे कौन सा चार्ज है, निकल पे चार्ज है +2। कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल से निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 3d8 4s0। ठीक है, जब हमको ये मिल गया है तो अब हम क्या बनाएंगे, इसका ऑर्बिटल डायग्राम। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3d, तो बाहर क्या आएगा 4s, ये 4s का, फिर 4p, तो ये आ गया हमारे पास में 4p के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक से बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास में 4p। ठीक है, अब देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8, तो 8 शिफ्ट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब देखो बच्चों, पहले लीगेंड देखो, लीगेंड जो है, सॉरी मेटल देखिए, मेटल जो है वो 3d का है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। तो लीगेंड को देख लेते हैं। लीगेंड कौन सा है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, Cn, NO और CO, ये जो है तीनों लिगेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो जब Cn है तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वापस से हमारे पास में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 से, ये तो था ही एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद S का एक ऑर्बिटल बच रहा है और P का 3। ठीक है, हमें कितने चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, हमें 4 चाहिए, क्योंकि 4 लिगेंड है, जितने लिगेंड है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतनी ही हमको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं कि जितने की सारे ले लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, हमको 5 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ 4 की रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट आपको जहाँ इलेक्ट्रॉन हमने फिनिश किया है फिल करना, उसके बाहर से लेना है। तो ये हो जाएगा D, एक S, 2 ऑर्बिटल हो गए, तो P के हम ले लेते हैं 2, तो टोटल में आगे 4 हो गए। तो ये बनाएगा हमारे पास में टोटल मिलके DsP2। ठीक है, तो कौन सी हाइब्रिड स्टेट है यहाँ पे, DsP2। देखो बच्चों, DsP2 हमको समझ में आ गया। अब ये चारों लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में देंगे। ठीक है, इज इट डन। नाउ सी, अब क्या होगा, ये DsP2 हो गया। अब हमको इसकी हाइब्रिड स्टेट बतानी है, सॉरी अब हमको इनकी ज्योमेट्री बतानी है। तो देखो ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 का बच्चों होता है टेट्राहेड्रल, वो भी 4 लिगेंड से बनता है। ठीक है, अगर हम DsP2 की बात करते हैं तो ये भी 4 लिगेंड से बनता है बच्चों। ठीक है, ये भी 4 लिगेंड से बनता है, बट जब भी D अंदर का D यूज हो जाए, sp3 की जगह क्या हो, DsP2, 4 लिगेंड्स में जो हाइड्रोजन स्टेट है उसमें अगर D इनर D यूज हो रहा है तो उस केस में हम उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर sp3 होता तो हम उसको बोलते टेट्राहेड्रल, अगर DsP2 है तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और दोनों में कितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, 4 जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अब यहाँ पे हमने इसकी ज्योमेट्री भी बता दी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो बच्चों बहुत सिंपल है, देख लीजिए इसमें सारे जो ऑर्बिटल्स है वो पेयर्ड है, जो सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, कहीं पे भी आपको सिंगल नहीं दिख रहा। तो ये कौन सा मैग्नेटिक होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि 4 लिगेंड अगर है हमारे पास में और अगर आपके पास sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल, अगर इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल केस है। अब बच्चों जब हमने 6 लिगेंड्स की बात करी थी तो उसमें हमने देखे थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी तरीके से अगर आउटर d यूज हो रहा है,
इनर डी यूज ना होके अगर आउटर डी यूज हो रहा है तो उस केस में हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलो हम एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। इनर का तो हमने देख ही लिया है, आउटर का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये वाला एग्जांपल अभी तक हमने किया नहीं है जिसमें हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख सकें। तो Fe(H2O)6 और सपोज इस पे है 3+ चार्ज। अब हमें वही करना है, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar3d6 4s2। ठीक है बच्चों, अगर आप Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो देख लीजिए वाटर की तो जीरो ही होती है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही Fe पे चार्ज आएगा, मतलब +3। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दीजिए, एक D से, तो हो जाएगा 3d5 4s0। चलो अब ऑर्बिटल बना देते हैं, हम डायग्राम बना देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5 1 और P का ये 3। तो ये हो गया हमारे पास में 3d 4s एंड 4p। ठीक है, अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब आप लिगेंड्स को और मेटल को देखिए। देखो मेटल जो है वो 3D का है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लिगेंड अगर देखिए तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब भी कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में क्या होता है, देखिए आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट, जितने की हमारे पास में लिगेंड है। कितने लिगेंड से 6, तो हमने एक S ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने P3 ले लिया। टोटल मिला के अभी हमें 4 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 2 ऑर्बिटल और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर D ऑर्बिटल है बच्चों, आउटर जो D ऑर्बिटल है उसके 2 ऑर्बिटल्स हम लेंगे, तब जाके हमको टोटल 6 लिगेंड जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये हो जाएगा sp3d2। कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है इस बार में, बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी हाइब्रिड स्टेट देखते हैं तो वो जाएगा sp3d2। अब ये हाइब्रिडाइज हो गया। अब जाके इसके अंदर जो लिगेंड्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब हर एक हाइड्रोजन इन ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। ये बाहर वाले यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हमें 6 चाहिए तो हमने 6 ले लिए। जस्ट जहाँ हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया था उसके बाहर से हमको शुरू करना है। चलो अब हमको मिल गया हाइब्रिड स्टेट वापस से, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड से तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे यहाँ पे केस नहीं है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, उसके बाद देख बच्चों, क्योंकि इसमें आउटर D ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बाहर का D यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके चलो अब हमको समझ में आ गया ये आउटर है और हाई स्पिन। बच्चों जो आउटर और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको CFT में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप टेंशन ना करें, ये हम अच्छे से समझेंगे बाद में। अब देखिए, अब हमें क्या बताना है, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे तो सारे ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 5 के 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक हो गया है। ठीक है, तो इसका जो नेचर है ये कैसा नेचर है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में है इसमें टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। ठीक है, एक एक हमने सबका एग्जाम्पल देख लिया। अब मैं सारे एग्जाम्पल को आपको शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूड करके बताती हूँ। सो लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स सी दिस इज द कंक्लूजन। आपको क्या देखना है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स से जब उसका हाइब्रिडेशन स्टेट निकालते हैं तो आपको एक चीज़ तो सबसे पहले स्टेप्स में ये देखना है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है मेटल की। जैसे ही आपको ऑक्सीजन स्टेट मिल जाए उसके बाद आपको उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं और फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका डायग्राम बनाना है, ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मेटल के ऊपर। ठीक है, अगर मेटल 3D का है
तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर 4D या 5D से बिलोंग करता है, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, इस तरीके से अगर 4D या 5D का मेटल है तो रीअरेंजमेंट होगा, पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, मैक्सिमम पेयरिंग वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, जब आपने एक बार ये देख लिया आपको एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड देखना है लिगेंड को। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। लिगेंड अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई थी बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कुछ याद ना रहे तो आप इतना तो याद रखेंगे कि CN, CO और NO, ये 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और बाकी किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग कब होगी कब नहीं होगी आपको ये चीज़ एनालाइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में हम मान लीजिए कि हमारे पास 6 लिगेंड है, तो हमेशा आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको मिल सकता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, या फिर तो S2, आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिल सकता है D2sp3 या फिर sp3d2। अगर अंदर का D यूज़ हो रहा है, अगर अंदर का D यूज़ हो रहा है तो आपको उसको लिखना है, आप उसको क्या लिखेंगे, जब अंदर का होगा तो आप लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको आप इनर ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, लो स्पिन भी लिख सकते हैं। अगर बाहर का D यूज़ हुआ है बच्चों तो आप इसको लिखेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल जब लिगेंड 6 है तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। लेकिन हमें बस ये देखना है कि अंदर का D हो रहा है यूज़ या बाहर का। अगर अंदर का है तो इनर या फिर लो स्पिन, बाहर है का है तो आउटर या फिर हाई स्पिन, ठीक है। अब देखो लिगेंड अगर 4 है तो उस केस में इनर और आउटर जैसा कोई भी केस नहीं होता है। लिगेंड अगर 4 है तो उस केस में इनर और आउटर जैसा कोई केस नहीं होता। बट उस केस में क्या देखेंगे हम, अगर 4 लिगेंड है तो 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है, 2 ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 निकल रहा है तो कौन सी ज्योमेट्री होगी हमारे पास में, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर DsP2 निकल रहा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो उस केस में कैसी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री एक ही थी बट यहाँ पे ज्योमेट्री डिफरेंट है। यहाँ पे बट एक ज्योमेट्री होने के बाद भी केसेस 2 है, यहाँ पे 2 ज्योमेट्री है और दोनों में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कंक्लूजन है। अगर आप इसको याद करेंगे और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है तो फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। So now let us see the limitation of VBT. Then now we are talking about limitation of VBT. See students, limitations क्या थी? First one is VBT कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है, कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर्ड क्यों नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो VBT डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स आयन कलर्ड क्यों होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मूवमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा क्वांटिटेटिवली उसको भी ये समझा नहीं पाया। तो ये एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाया, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद में बच्चों थर्ड, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट ये है कि इनर्ट और लेबाइल के कॉन्सेप्ट को भी ये समझा नहीं पाया। ठीक है, कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लेबाइल होते हैं। ठीक है, इनर्ट का मतलब जिनके अंदर सब्सटीट्यूशन की जो रिएक्शंस होती है वो स्लो होती है, लेबाइल का मतलब जो फास्ट होते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन शो करते हैं और फास्ट शो करते हैं, तो उनको भी ये समझा नहीं पाया। तो काफ़ी ऐसे डीमेरिट्स थे जिसको ये समझा नहीं पाया। इस वजह से नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलो